हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोगों ने मेरे पहला वीडियोस देख लिया होगा। आप लोग 5 टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे। सो आज इस वीडियो में हम लोग 6 टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 3 का किनशिप, कास्ट एंड क्लास, उसका हम लोग 6 टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हैंडलिंग टेक्स्ट, हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। ये इसको हम लोग अगर इसमें कंटिन्यू करेंगे, समझेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है, लाइन बाय लाइन हिंदी करके उसका मीनिंग समझेंगे कि इसमें कहा क्या जा रहा है, इस टॉपिक में आखिर है क्या। उम्मीद है आप लोग को समझ आएगा। और अगर इसके पहले की वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको चैप्टर के नेम से। और भी चैप्टर्स अगर आपको देख रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस, तो उसके भी आपको वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और सारे चैप्टर्स की आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। सो बिना देरी की शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है हैंडलिंग टेक्स्ट, यानी कि साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। हिस्टोरियंस एंड द महाभारत, इतिहासकार और महाभारत। इसको फटाफट से पढ़ते हैं, समझते हैं इसमें है क्या। इफ यू लुक थ्रू द सोर्सेज cited in this chapter, once more you will notice that historians considered several elements when they analyze text. यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं। They examine whether texts were written in Prakrit, Pali or Tamil languages that were probably used by ordinary people, or in Sanskrit, a language meant almost exclusively for priests and elites. और इस बात का भी परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, पाली, प्राकृत अथवा तमिल जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। Were these mantras learned and chanted by ritual specialists, or stories that people could have read or heard and then retold if they found them interesting? इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। क्या यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे तथा दिलचस्प होने पर जिन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। Besides, they try to find out about the author whose perspective and ideas shape the text, as well as the intended audience, as very often authors keep the interest of their audience in mind while composing their work. इसके अलावा इतिहासकार लेखकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं, क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर भी ध्यान दिया होगा। एंड दे ट्राई एंड ascertain the possible date of the composition or compilation of the text, as well as the place where they may have been composed. It is only after making these assessments that they draw on the content of text to arrive at an understanding of their historical significance. As you can imagine, this is particularly difficult for a text as complex as Mahabharata. इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। और इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के रूप में पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना ज़्यादा कठिन होगा। ये था हमारा इंट्रो। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट सब टॉपिक की ओर, जिसका नाम है लैंग्वेज एंड कंटेंट, यानी कि भाषा एवं विषय वस्तु। इसको हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें है क्या। एंड प्लीज़ अपने साथ बुक्स खोल के बैठिएगा, उससे आपको समझने में आसानी होगी। लेट अस लुक एट द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट। अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। द वर्जन ऑफ द महाभारत वी हैव बीन कंसिडरिंग इज इन संस्कृत, ऑल्दो देयर आर वर्जन्स इन अदर लैंग्वेजेस एज वेल। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है, यद्यपि अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं। However, the Sanskrit used in the Mahabharata is far simpler than that of the Vedas or the Prasastis discussed in chapter 2. As such, it was probably widely understood. किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है, अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। Historians usually classify the contents of the present text under 2 broad heads: sections that contain stories designated as the narrative, and sections that contain prescriptions about social norms designated as didactic. इतिहासकार इस ग्रंथ को विषय वस्तु के 2 मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है।
This division is by no means watertight. The didactic sections include stories and the narrative often contains a social message. आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार का. However, generally historians agree that Mahabharata was meant to be dramatic, moving story and that the didactic portions were probably added later. किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है. उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियां होती हैं और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक निहित रहता है. अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत हैं कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए. नीचे एक फिगर दिया हुआ है बैटल फील्ड का, ये आप लोगों ने जानते होंगे. इसमें थोड़ा पुराना फिगर है, इसको देख लेते हैं एक बार हम लोग. तो ये एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे. इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण जो उपदेशात्मक अंश भागवत गीता है, जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं. और इस दृश्य को चित्रों और मूर्ति कलाओं में कई बार दर्शाया गया है. इस चित्र का काल करीब 18वीं शताब्दी में का है. ये फोटो. चलते हैं नेक्स्ट अपने पेज पे. Interestingly, the text is described as an इतिहास within early Sanskrit tradition. आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है. The literal meaning of the term is thus it was, which is why it was generally translated as history. क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? Was there a real war that was remembered in the epic? और इस शब्द का अर्थ ऐसा ही था. क्या महाभारत में सचमुच किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? We are not sure. Some historians think that the memory of an actual conflict amongst king folk was presented in the narrative. Other points out that there is no other corroborative evidence of the battle. कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है. अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती. अब हम बढ़ते हैं सेकंड सब टॉपिक की ओर, जो कि है ऑथर्स एंड डेट्स, यानी कि लेखक और तिथियां. Who wrote the text? यह ग्रंथ किसने लिखा? दिस इज अ क्वेश्चन टू विच देयर आर सेवरल आंसर्स. द ओरिजिनल स्टोरी वॉज प्रोबेबली composed by charioteer bards known as sutas who generally accompanied Kshatriya warriors to the battlefield and composed poems celebrating their victories and other achievements. संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे जिन्हें सूत कहा जाता था. ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे. These compositions circulated orally. इन रचनाओं का प्रेषक मौखिक रूप में हुआ. Then from the 5th century BCE, Brahmins took over the story and began to commit it to writing. This was the time when chiefdoms such as those of the Kurus and Panchals, around whom the story of the epic revolves, were gradually becoming kingdoms. 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा. यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे. Did the new kings want their इतिहास to be recorded and preserved more systematically? क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे? It is also possible that the upheavals that often accompanied the establishment of these states were old social values were often replaced by new norms are reflected in some parts of the story. यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है. We notice other phase in the composition of the text between 200 BCE to 200 CE. लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखते हैं. This was the period when the worship of Vishnu was growing importance and Krishna, one of the important figures of the epic, was coming to be identified with Vishnu. यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से एक है, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था. Subsequently, between 200 and 400 CE, large didactic sections resembling the Manusmriti were added. कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए. With these additions, a text which initially perhaps had less than 10,000 verses grew to comprise about 1 lakh verses. This enormous composition is traditionally attributed to a sage of Vyas. Sage named Vyas.
इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा में इस बृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले अपने सब टॉपिक की ओर। उम्मीद है आप लोग को समझ आ रहा होगा, आप लोग अपने साथ बुक खोल के बैठे होंगे। चलते बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है द सर्च फॉर कन्वर्जेंस, यानी कि सदृशता की खोज। The Mahabharata, like any major epic, contains vivid descriptions of battles, forests, palaces, and settlements. महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। In 1951 to 1952, the archaeologist B.B. Lal excavated at a village named Hastinapur in Meerut, उत्तर प्रदेश। 1951 से लेकर 52 में पुरातत्वविद्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। Was this the हस्तिनापुर ऑफ एपिक? क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? While the similarity in names could be coincidental, the location of the site in Upper Ganga Doab, where the Kuru kingdom was situated, suggests that it may have been the capital of the Kurus mentioned in the text. हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दुआब वाले क्षेत्र में इस पुरा स्थल का होना, जहां कुछ राज्य भी स्थित था, इस ओर इंगित करता है कि यह पूरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका कि उल्लेख महाभारत में मिलता है। लाल फाउंड एविडेंस ऑफ 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स, ऑफ विच द सेकेंड एंड थर्ड आर ऑफ इंटरेस्ट टू अस। बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिलते थे, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण था। दिस इज व्हाट लाल नोटेड अबाउट द हाउसेज इन द सेकेंड फेज, 12th-7th सेंचुरी BCE, 12 to 7th सेंचुरी BCE। दूसरे स्तर लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं। विद इन द लिमिटेड एरिया एक्सकवेटेड, नो डिफिनिट प्लान्स ऑफ हाउसेज वर ऑब्टेन्ड, बट वॉल्स ऑफ मड एंड मड ब्रिक्स वर डेली एनकाउंटर्ड। जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ, वहां से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलते हैं। द डिस्कवरी ऑफ मड प्लास्टर विथ प्रोमिनेंट reed marks suggested that some of the houses had reed walls plastered over with mud. For the third phase, 6th to 3rd century BC, he noted, पहले हम लोग वो समझ लेते क्या कहें वहाँ पे। सरकंडे की छाप वाली मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया गया था। और तीसरे स्तर, जो कि लगभग 6ठी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के लिए लाल कहते हैं, यानी कि बीबी लाल कहते हैं, houses of this period were built of mud brick as well as burnt brick. Soakage jars and brick drains were used for draining out diffuse water, while terracotta ring wells may have been used both as wells and drainage pits. तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी की निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तथा वलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूपों में किया जाता था। Was the description of the city in the epic added after the main narrative has been composed, when after the 6th century BC urban center flourished in the region? क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक के बाद में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पश्चात जोड़ दिया गया, जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ? Or was it a flight of poetic fancy which cannot also always be verified by comparisons with other kings of evidence? अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी, जिसके अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता था। कंसिडर अदर इंस्टेंस, एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड्स इन द महाभारत इज द्रौपदीज मैरिज विद द पांडवास, एन इंस्टेंस ऑफ पॉलिएंड्री दैट इज सेंट्रल टू द नैरेटिव। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है, जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। If we examine the section of the epic that describes this event, it is evident that the author attempted to explain it in a variety of ways. यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें, तो यह विदित होता है कि लेखक ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। Present day historians suggest that the fact that the author described a polyandrous union indicates that polyandry may have been prevalent amongst ruling elites at some point of time. वर्तमान इतिहासकारों का यह सुझाव है कि लेखक द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी। At the same time, the fact that so many different explanations are offered for the episode suggests that polyandry gradually fell into disfavor amongst the Brahmins, who reworked and developed the text through the centuries.
किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। Some historians note that while the practice of polyandry may have been seemed unusual or even undesirable from the Brahmanical point of view, it was prevalent in the Himalayan region. कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी है। Others suggest that there may have been a shortage of women during times of warfare and this led to polyandry. In other words, it was attributed to a situation of crisis. यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया। Some early sources suggest that polyandry was not only or even the most prevalent form of marriage. कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और न ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। Why then did the author choose to associate this practice with the central characters of Mahabharata? फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकार ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा? We need to remember that creative literature often had its own narrative requirements and does not always literally reflect social realities. हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी जरूरतें होती हैं जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एक डायनेमिक टेक्स्ट यानी कि एक गतिशील ग्रंथ। द ग्रोथ ऑफ महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृतिक वर्जन। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हुआ। ओवर द सेंचुरीज वर्जन्स ऑफ द एपिक वेर रिटन इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस थ्रू एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन पीपल्स कम्युनिटीज एंड दोज हु रोट द टेक्स्ट। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों, अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए। Several stories that originated in a specific region or circulated among certain people found their way into the epic. अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। At the same time, the central story of the epic was often retold in different ways, and episodes were depicted in sculpture and painting. They also provided themes for a wide range of performing arts, plays, dance, and other kinds of narrations. साथ ही साथ इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई। इनके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। सो हमारा खत्म हो गया ये चैप्टर। यही था हमारा छोटा सा ये लास्ट टॉपिक था 7th। इसके बाद टाइमलाइन दिया गया और कुछ एक दिया हुआ है, उसको मैं आप लोग को, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाती हूँ, आप लोग को पता ही है, उसमें मैं सारा डिस्कस कर दूँगी, उसमें आप लोग देख सकते हैं। सो उम्मीद है आप लोग को सब कुछ समझ आएगा। कोई भी डाउट्स रहा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। और ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के। सो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।